तो शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से, गाय के पेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि देखिए, गाय या फिर भैंस का जो पेट है ये आम इंसान या फिर जानवरों जैसा नहीं होता है। गाय और भैंस एक रूमिनेंट्स हैं, तो इनके पेट के अलग अलग 4 कंपार्टमेंट होते हैं। पेट में अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं। रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, ये 4 अलग अलग हिस्से होते हैं। लेकिन इन चारों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन के लिए, डाइजेशन के लिए, ऑब्जर्प्शन के लिए जिम्मेवार होता है, वो है रूमन। आकार में भी सबसे बड़ा होता है। अब अगर आप न्यूट्रिशन की बात करें और अगर आप रूमन को नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा दिया गया फीड जानवर को पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं होगा। आप उस तरह से फीड को फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। जो भी फीड आप अपने पशुओं को दे रहे हैं वो उस तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा पशु के अंदर, जिस तरह से होना चाहिए। इसीलिए एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे, एक फार्मर के तौर पे आपको रूमन को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है कि रूमन किस तरह से काम करता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिग्रेड हो जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें बेहतरीन हो जाती हैं पशुओं के लिए। तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। अब अगर रूमन की बात करें तो रूमन एक तरह से समझ लीजिए कि बायोलॉजिकल फैक्ट्री है, एक तरह से फर्मेंटेशन टैंक है। रूमन के अंदर करोड़ों माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सारे रूमन के अंदर मौजूद होते हैं। और इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है कि जो भी फीड आप अपने पशुओं को देते हैं तो वो सबसे पहले रूमन में ही जाता है। अब रूमन में जाता है तो इनका स्वागत करते हैं ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इनको भोजन के तौर पे ग्रहण करना चालू करते हैं, उस फीड को तोड़ना चालू करते हैं। अब देखिए, गाय जो है ये फाइबर खुद से नहीं पचा सकती है, भूसा खुद से नहीं पचा सकती है। लेकिन चूंकि गाय के पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उसके रूमन में, तो ये रूमन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि इस भूसे को तोड़ते हैं, और तोड़ के सबसे पहले तो ये अपना इसमें से एनर्जी बनाते हैं, खुद के जो तादाद है उसमें वृद्धि करते हैं। और आगे चल के इनका जब लाइफ साइकिल पूरा होता है तो गाय के जो बाकी कंपार्टमेंट्स हैं उनमें जाके ये मर जाते हैं और मर के न्यूट्रिएंट के तौर पे ऑब्जर्व हो जाते हैं। एक तो काम इनका हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये। दूसरा, मैंने आपको बताया कि गाय बहुत सारी चीज़ें खुद से डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो डाइजेशन का काम करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस डाइजेशन के दौरान कुछ और भी चीज़ें होती हैं। अब एक तरफ तो ये गाय का मतलब मदद कर रहे हैं एक तरह से, कि जो चीज़ें गाय नहीं कर सकती है, जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, वैसी चीज़ों को ये तोड़कर सिंपलर फॉर्म में बना देते हैं ताकि गाय को आसानी से ऑब्जर्व हो सके। लेकिन इस दौरान कुछ चीज़ें डिग्रेड भी हो जाती हैं। कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी तोड़ते हैं। तो कुछ चीज़ें डिग्रेड होती हैं तो कुछ चीज़ें अपग्रेड होती हैं। गाय के लिए अच्छा भी कुछ होता है और कुछ खराब भी होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें डिग्रेड हो रही हैं उसका अलग से ख्याल रखा जाए। इसीलिए हम लोग गाय के फीड में अलग से बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन मिलाते हैं, अलग से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। यही कारण है कि गाय जो है ये यूरिया पचा सकती है, गाय से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो गाय खुद नहीं करती। ये जो इसके अंदर माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, इन्हीं का काम होता है कि जो यूरिया है उसमें जो नाइट्रोजन है वो उसको भोजन के तौर पे ग्रहण करते हैं और उससे अपने तादाद में वृद्धि करते हैं, और बाद में ये जाके आगे खुद एज ए प्रोटीन सोर्स गाय में ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो फीड की जब बात होती है तो फीड तो हम लोग अपनी गाय को दे रहे होते हैं, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि गाय एक रूमिनेंट्स है। तो फीड आप अपनी गाय को दे रहे हैं, लेकिन आपको उसके अंदर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, जो जिंदगी उसके अंदर करोड़ों मौजूद है, उस बात का ध्यान रखते हुए ही न्यूट्रिशन पशुओं को दिया जाता है। अब इसको समझना क्यों जरूरी है? एक आम किसान किस तरह से सोचता है? तो देखिए, एक आम किसान इस तरह से सोचता है कि अगर उसकी जो गाय है अगर वो चारा खा रही है पर्याप्त मात्रा में, अगर उसके पास हरा चारा मौजूद है तो सब चीज़ ठीक है। गाय चारा खा रही है, दूध दे रही है, चंगा सी है। लेकिन दिक्कत कहाँ शुरू होती है? देखिए, हम लोग इस बारे में तो सोचते हैं कि कितना प्रोटीन दे रहे हैं, कितना चारा दे रहे हैं, इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जो चारा दे रहे हैं वो गाय के शरीर में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, गाय उसको कितना डाइजेस्ट कर पा रही है, डाइजेस्टिबिलिटी इग्नोर हो जाती है। और जब आप धीरे धीरे उच्च उत्पादन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे डाइजेस्टिबिलिटी एक मेजर फैक्टर होता है। अब इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण से समझ रहे हैं। अब इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे हम लोग सैंपल ले रहे हैं 2 अलग अलग फीड इंग्रेडिएंट्स का। एक हम लोग ले रहे हैं मक्का और दूसरा ले रहे हैं हम लोग DDGS। मक्के में अगर यहाँ पे जो सैंपल ले रहे हैं उसमें अगर एनर्जी की बात करें तो 3898 किलो कैलोरी एनर्जी है। वहीं पे अगर DDGS की एनर्जी की बात करें, ग्रॉस एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो DDGS की अगर एनर्जी की बात करें तो DDGS में मक्के से ज़्यादा एनर्जी है, ग्रॉस एनर्जी ज़्यादा है, 4761 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए, यहाँ पे दोनों जो फीड सैंपल हैं DDGS और मक्का, DDGS में ज़्यादा एनर्जी है और मक्के में कम एनर्जी है उसकी DDGS के तुलना में। लेकिन जब गाय को आप इसको खिलाएंगे तो गाय जो है इन दोनों से लगभग बराबर मात्रा में एनर्जी गाय को मिलेगा। अब बराबर मात्रा में एनर्जी क्यों मिल रहा है? अब इन दोनों को अगर आप खिलाते हैं तो गाय इससे 3400 किलो कैलोरी के आसपास ही एनर्जी डेराइव कर पा रही है।
अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब डीडीजीएस में ज़्यादा एनर्जी है तो गाय को ज़्यादा एनर्जी मिलना चाहिए। मक्के में कम एनर्जी है डीडीजीएस की तुलना में तो उससे कम एनर्जी मिलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3400 किलो कैलोरी ही मिल रहा है, लगभग दोनों से जो एनर्जी मिल रहा है लगभग सामान्य है, जबकि ग्रॉस एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डीडीजीएस में अनडाइजेस्टेबल एनर्जी ज़्यादा है। अब यहाँ पे दूसरे स्लाइड में देखिए डीडीजीएस में जो है ये अनडाइजेस्टेबल एनर्जी की बात करें तो लगभग 1345 किलो कैलोरी एनर्जी जो है ये अनडाइजेस्टेड रह जा रहा है, यानी गोबर के माध्यम से बाहर हो जा रहा है। वहीं पे अगर मक्के की बात करें तो मक्का जो है ये ज़्यादा डाइजेस्टेबल है डीडीजीएस के तुलना में, 440 किलो कैलोरी ही अनडाइजेस्टेबल एनर्जी मिल रहा है। तो यही फर्क डालता है डाइजेस्टेबिलिटी। एनर्जी इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा होने से नहीं है, इस बात से है कि पशु उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, पशु का जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर जो यंत्र तंत्र काम कर रहे हैं वो उस फीड से कितना एनर्जी ले पा रहा है, कितना न्यूट्रिएंट्स ले पा रहा है, इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब देखिए, अब ऐसा अब इससे ये नहीं समझ लेना है कि डीडीजीएस खराब है। देखिए डीडीजीएस जो है ये एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है, एनर्जी के सोर्स के लिए हम लोग मक्के का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए यही कारण है कि जब हम लोग फीड फॉर्मुलेट करते हैं तो डीडीजीएस को हम लोग प्रोटीन वाले सेक्शन में रखते हैं, एनर्जी वाले सेक्शन में मक्के से या फिर गेहूं से एनर्जी लेने का प्रयास करते हैं। डाइजेस्टिबिलिटी के साथ साथ टोटल डाइटरी फाइबर को भी समझना जरूरी है। अगर आप डीडीजीएस में देखेंगे तो 30% के आसपास आपको टोटल डाइटरी फाइबर मिलेगा, और वहीं पे अगर आप कॉर्न में देखेंगे तो 10% से कम टोटल डाइटरी फाइबर है। अब एक यह भी कारण है कि जो डीडीजीएस है इसमें अनडाइजेस्टेबल एनर्जी ज़्यादा निकल रहा है, और मक्के में जो अनडाइजेस्टेबल एनर्जी यानी जो वेस्ट हो रहा है गोबर के माध्यम से, जो ऊर्जा गोबर के माध्यम से वेस्ट हो जा रहा है वो कम है। तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेस्टिबिलिटी के लिए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए। अब इसीलिए गाय को जब हम लोग चारा देते हैं तो एक बैलेंस फॉर्म में देते हैं, एक टीएमआर के फॉर्म में देते हैं, सानी बना के देते हैं, ताकि जो चीज़ें एक जगह से कम है दूसरे जगह से ज़्यादा हो जाए। भूसा, कंसंट्रेट, हरा चारा एक में मिलाकर इसीलिए हम लोग देते हैं ताकि एक बैलेंस फॉर्म तैयार हो सके।